त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु की संरचना की। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। कल हमने बात करी थी कि भाई परमाणु की जो खोज हुई वो कैसे हुई। ठीक है, इसके लिए 3 दार्शनिक आए थे, महर्षि कणाद, फकुदा काव्यायाम व गिरी दार्शनिक था ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों ने, इन तीनों दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में बताया, उनकी डेफिनेशन दी, उनकी परिभाषा दी। ठीक है, अब उसी चीज को हम आज आगे बढ़ा रहे और डिटेल में कुछ जानने की कोशिश करते हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु की जो खोज करी थी वो डाल्टन ने करी। परमाणु की जो खोज हुई थी सन 1808 में, वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन ने सन 1808 में अपने प्रयोगों से कुछ सिद्ध किया कि रासायनिक संयोजन के द्वारा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार वो कहना क्या चाहते थे कि सभी द्रव्य, जो सभी पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे परमाणुओं से क्या होते हैं, बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे और अधिक काटा नहीं जा सकता और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने समझाई कि एक ही तत्व के सभी परमाणु कौन सी अवस्था में रहते हैं, समान अवस्था में रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, चौथी चीज उन्होंने बताई कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक और अणु निर्माण करते हैं, यौगिक अणु क्या करते हैं, बनाते हैं। अब परमाणु का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था, उसके बताया था कि उसकी जो संरचना होती है हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती रहती है। ठीक है, हम और उसके बारे में जानकारी लेते हैं आज। ये जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये परमाणु स्ट्रक्चर का है, परमाणु संरचना का है। परमाणु के अंदर उपस्थित जो होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर दो चीजें उपस्थित रहती हैं, दो पदार्थ, दो कण उपस्थित रहते हैं। उन कणों का नाम है, एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, ये दोनों कण प्रकृति के मूल कण हैं जो परमाणु के अंदर नाभिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, नाभिक की जो खोज करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। अब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कैसे करी, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली, उस सोने की पन्नी पे चारों ओर, उस सोने की पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड, इसकी जिंक सल्फाइड का लेप किया और उस पन्नी पर हीलियम कणों या अल्फा कणों की क्या करी, बमबारी करी, बौछार करी। लगभग वो जो कण थे वो 20,000 समथिंग के कण थे। उन कणों की क्या करी उसने, उस सोने की पन्नी पर बौछार करी। बौछार करने से क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण थे वो तो क्या हो गए, निकल गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे कण थे जो नाभिक के या परमाणु उस सोने की पन्नी के बीचों बीच टकराए और वापस क्या हो गए, रिटर्न आ गया। उनमें से एक ऐसा कण था जो बीच में टकराया और वापस आ गया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि भाई परमाणु का जो सघन भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसको उसने क्या कहा, नाभिक कहा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी और उन्होंने डेफिनेशन दी कि परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नाभिक की खोज हो चुकी थी। नाभिक के चारों ओर, नाभिक की बात करें, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। इसमें कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये दोनों कण अंतरा आणविक बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कौन कौन से कण, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, किस बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, अंतरा आणविक बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या होती है, रिक्त कक्षाएं होती हैं। परमाणु के चारों ओर या नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, रिक्त कक्षाएं होती हैं। उन रिक्त कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं।
भाई न्यूट्रॉन क्या है, इसकी खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की जो खोज करी थी वो जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, या कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन भी क्या है, एक मूल कण है जो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं तथा ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। केवल परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होते हैं जो गति कर सकते हैं, बाकी के जो मूल कण होते हैं वो गति नहीं करते। ठीक है, न्यूट्रॉन भी उन्हीं में से आता है, ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। आवेश रहित का मतलब होता है उदासीन। उदासीन की बात करें, न तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं कि भाई न्यूट्रॉन उदासीन क्यों होता है, इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब परमाणु सामान्य अवस्था में रहता है या तो क्या होता है, इसमें परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब है जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब जितने प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज अपने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि धनावेश किसके बराबर हो जाएंगे, ऋणावेश के। धनावेश किसके बराबर हो जाएंगे, ऋणावेश के। अगर दोनों चीज बराबर है, दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो न तो वो पॉजिटिव होगा और न ही वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब परमाणु या परमाणु जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, या कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तब क्या आ जाएगा, परमाणु पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये बाद में अपन डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो करी थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की जो खोज हुई थी वो किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। इस पर आवेश कितना होता है, धनावेश होता है, और धनावेश का कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, परमाणु प्रोटॉन ये कण भी नाभिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों कण होते हैं, उपस्थित तो किस में रहते हैं, नाभिक में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो कण हैं वो किसी भी प्रकार से गति नहीं करते हैं। गति केवल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कहां पर गति करते हैं, जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों रिक्त कक्षाएं होती हैं। इन रिक्त कक्षाओं को दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1845 गुना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब मैं बात करता हूं आपसे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो करी थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। इस पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, और ऋणावेश का मान कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतिविधियां होती है। मैंने आपको बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी गति नहीं करता है, प्रोटॉन भी गति नहीं करते हैं, केवल गति कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कल भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से गति कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं। ठीक है, एक तो होती है चक्रण गति जिसको अपन बोलते हैं स्पिन मोशन, और एक होता है कक्षीय गति जिसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की गतियों के बारे में अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा। चक्रण गति का मतलब होता है इस गति में इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर क्या करता है, घूमता है। जैसे बचपन में कभी आपने लट्टू घुमाया होगा, या कोई लट्टू की तरह कोई चीज होती है उसको अगर हम घुमाते हैं तो लट्टू क्या करता है, अपनी ही जगह पर घूमता हुआ रहता है। ठीक है, तो चक्रण गति में क्या होगा, इस गति में इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर लट्टू की तरह क्या करता है, घूमता रहता है। कक्षीय गति में क्या होगा, इस गति में अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर
इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक जानकारी थी, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर कोई नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है आराम से, अभी तक लिखी हुई है ये। अब हम बात करते हैं कि जब न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, ठीक है, तो उसके बाद में एक परमाणु का एक मॉडल और आया, उस मॉडल का नाम था परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी तब थॉमसन ने परमाणु का एक प्रतिरूप दिया, परमाणु का एक परमाणु को और समझाने की इसने कोशिश करी। उस मॉडल का जो नाम था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल एक मिठाई की तरह था कि भाई इसमें केक होता है, केक में क्या है, ड्राई फ्रूट जो लगे रहते हैं। इसको अगर दूसरी भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं जैसे तरबूज होता है, तरबूज के अंदर अगर उस तरबूज को तोड़ दिया जाए तो उसमें गुदा निकलता है। ठीक है, रेड रेड कलर का गुदा होता है और उसमें बीज होते हैं, काले रंग के जो बीज होते हैं। ठीक है, अब जो रेड रंग का जो गुदा है, ठीक है, उसको तो इसने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव, मतलब उसमें जो कण थे, गुदा ने किसका काम किया, पॉजिटिव का, और जो बीज थे काले रंग के वो किसका काम कर रहे थे, नेगेटिव का, मतलब ऋणावेशित कणों का। तो उन्होंने इस प्रतिरूप का नाम क्या रखा, प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल तब आया जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी थी, खोज हो चुकी थी, और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल किसने नाम दिया, थॉमसन ने। किसने नाम दिया था, थॉमसन ने। ठीक है, अब इन सारी चीजों में एक चीज हो जाती है कि परमाणु जो संरचना का नियम है, परमाणु संरचना का नियम क्या है। देखिए, परमाणु संरचना का नियम की बात कर लें, परमाणु संरचना का नियम, के नियम की अगर बात करें, कल मैंने बताई थी कि परमाणु के अंदर जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है उन कक्षाओं को हमने नाम दिया के, एल, एम, एन। ये कक्षाओं को हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। इसमें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का भरने का एक नियम है, उस नियम को, उस नियम का नाम है या उस नियम के अनुसार भर सकते हैं, उस नियम को दिया 2n²। 2n²। यहां पर अगर ले ले के बराबर हम ले सकते हैं प्रथम कक्षा, पहली कक्षा, प्रथम कक्षा। एल बराबर है आपकी द्वितीय कक्षा, एम बराबर है आपकी तृतीय कक्षा, और एन बराबर है आपकी चतुर्थ कक्षा। नियम है आपका 2n²। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। n बराबर है कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। ठीक है, अब n बराबर हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं, मतलब n बराबर हम कौन सी कक्षा ले रहे हैं, प्रथम कक्षा ले रहे हैं। तो इस नियम को अप्लाई करते हैं, 2n बराबर पहली कक्षा का कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब n बराबर हम क्या ले लेते हैं, 2। n बराबर हमने क्या ले लिया, 2। फॉर्मूला रख दीजिए 2n²। ठीक है, 2 इंटू n बराबर हमने 2 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 इंटू 2 करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब n बराबर हम क्या ले रहे हैं, 3। n बराबर क्या ले रहे हैं हम, 3। फॉर्मूला पुट कीजिए 2n², 2 इंटू n की जगह अपन क्या ले लेंगे, 3, क्योंकि n बराबर हमने क्या बताया, कक्षाओं की संख्या। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 दिया 9, 18। तो तीसरी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 18। n बराबर हम क्या ले रहे हैं, चौथी कक्षा। ठीक है, फॉर्मूला रख दीजिए 2n², 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16,
मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हम 2n² नियम से भर सकते हैं, 2n² फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32। तो इस नियम के अनुसार, ये प्रथम 4 कक्षाओं का ये फॉर्मूला है, इस नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो चुकी है।